સમાચારોમાં બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો વડોદરામાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય યુથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચીપજી વડોદરા ખાતે મુલાકાતે પધાર્યા હતા અને પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય યુથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચીબજી, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિક જોશી, વિપક્ષ नेता चंद्रकांत भत्तू वनोल અને કોંગ્રેસના આગેવાનો ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આવનારા મહાનગરપાલિકાના જે ચૂંટણી છે તેને કાર્યકર્તાઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી અને ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો પણ કર્યા હતા। अधिकार था, आज वो क्या बन गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मतलब हमारा हक नहीं है, उनके ऊपर है, बाबू लोगों के ऊपर है। तो या फिर ये करप्ट सरकार बीजेपी के इनके ऊपर है, ये कितनी हेल्प करेंगे या करेंगे कि नहीं करेंगे। 100% फंड कांग्रेस के समय मनरेगा को मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, वो 100% फंड जो है सेंटर से जाता था। 40% बोझ इस स्कीम का जो ये बोल रहे हैं फंड्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स में डालना चाहते हैं। कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको बेयर करेंगी, कितनी नहीं कर पाएंगी, वो हम सब जानते हैं। एंड में क्या होगा, इस स्कीम को कोलैप्स कर देंगे। और ये कौन सी स्कीम, जो मैंने पहले भी कहा, 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार देती है। किस चीज की कमी है? जो डाटा यूनियन बैंक्स ने पार्लियामेंट को दिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया है, उसमें बताया है कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में है पिछले 12 सालों से 16 लाख करोड़ से ज्यादा लोन माफ हुआ है कुछ अमीरों का। अगर 16 लाख करोड़ से ज्यादा लोन अमीरों का माफ हुआ है, अगर यही पैसा मनरेगा में लगा दे तो 20 साल चल जाता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपको बोझ डालने की या उनको बोलने की जरूरत नहीं थी। 20 साल तक हम 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार दे सकते थे अगर इन कुछ परिवारों का आप लोन माफ नहीं करते। ये आपके सगे हैं, इनकी आपको ज्यादा फिक्र है। और वो जो गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जिनको मनरेगा के कारण रोजगार मिलता था 100 दिन का, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनके वोटों से बनते हो कि उनके वोटों से बनते हो? तो फिर तुम सही कह रहे हैं ना, वोट चोरी करके बनते हो। पहले जो भी काम मनरेगा के थ्रू होता था वो डिमांड, जो लोकल डिमांड थी उससे लिया जाता था। पंचायती राज था, पंचायत से जो वो वहां पे पास करते थे। अगर गांव में लगा कि हमें यही तालाब बनाना है तो वैसे होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो केंद्र डिसाइड करेगा। तो केंद्र ने डिसाइड कर लिया कि यहां पे कुछ चाहिए तो वहां पे कुछ बनेगा। चाहे यहां पे स्टेट को इस चीज की या इस सेक्टर में डेवलपमेंट की जरूरत है, वो नहीं होगा, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलेगा। और स्टेट का भी जो 40% है वो वहां पे ही लगेगा जो केंद्र बोल रहा है मनरेगा के थ्रू। तो ये बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल बना दिया है। करप्शन का एक शायद नया तरीका बनने वाला है। लोग डिसाइड करेंगे, ये 12 करोड़ लोग या जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे किस दिशा में देश जा रहा है। आज गुजरात, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, मैं सुन रहा था, बातें कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। आज क्या पूरा ध्यान मनरेगा का नाम बदल दो या नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस कर दो, किस तरह से केस बढ़ाना है या बदले लेने हैं, या मनरेगा का नाम चेंज करके ये प्रेशर इस गवर्नमेंट में डालो, स्टेट गवर्नमेंट में डालो, या फिर इसको पंचायतों से ताकत छीन के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बना दो, रिमोट कंट्रोल से चलाओ। इसमें होना चाहिए। या सिर्फ अगर गुजरात की बात करें, प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, कि यहां कितना ड्रग्स लगातार फैल रहा है। यहां के बेरोजगार युवा जो है वो ड्रग्स में जाते जा रहे हैं। ये कैसे कम हो, इस पे सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अगर सिर्फ इस प्रदेश की ही बात करूं, इनका दोस्त, परम मित्र, उसके पोर्ट से हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, बार बार पकड़ा जाता है। रिजल्ट क्या आता है? जो लोग पकड़ते हैं, जो सीआईएसएफ वाले पकड़ते हैं, उनकी ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट कंपनी, वहां पे सिक्योरिटी पे लग जाती है। तो क्या ये फर्ज नहीं है जो गुजरात के युवा हैं जो लगातार ड्रग्स में जा रहे हैं, जो माता पिता हैं गुजरात के युवाओं के, जो आप देखते होंगे कितने लाख, 2019 का कोई मेरे को स्टैट्स बता रहे थे, लाखों में थे। कितनी महिलाएं भी हैं जो ड्रग्स की शिकार हैं। तो उनके परिवार वाले क्या सोचते नहीं? हमारी स्टेट से प्रधानमंत्री है, उनका थोड़ा सा ध्यान यहां भी जाना चाहिए कि गुजरात का युवा किस तरफ जा रहा है। अगर नहीं सोच रहे तो फिर क्या मजबूरियां, कुछ मजबूरियां होंगी। जो बात हम